गुड मॉर्निंग। क्या मेरी आवाज़ आप लोगों तक क्लियर पहुंच रही है? बताइएगा कमेंट बॉक्स में, बताइए कि क्या मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है। पल्लवी निगम जी, हंसिका पाल जी, अजय कुमार जी, कनिका सिंघल जी, शमशाद जी, मेरी आवाज़ आप लोगों तक क्लियर पहुंच रही है? जल्दी से रिप्लाई करिए ताकि हम लोग लेक्चर को आगे तुरंत बढ़ा सकें बिना देर किए। क्लियर, चलिए बहुत बढ़िया, धन्यवाद। ये देखिए अनअकैडमी का ये प्लेटफॉर्म है और इस अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर आप देख सकते हैं कि जुडिशियरी के नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। अगर किसी व्यक्ति ने सब्सक्रिप्शन 20 से 22 जुलाई के बीच में लिया तो ऐसे पर्सन को अगर 18 मंथ का प्लस का सब्सक्रिप्शन लेता है या 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेता है तो फर्स्ट 50 सब्सक्राइबर को नोट्स भी मिलेंगे फ्री में। तो ये एक अच्छी पहल है अनअकैडमी की तरफ से और इसमें आप जानते ही हैं कि मेजर लॉ, माइनर लॉ, जीएस, स्टैटिक एंड लीगल जीके सब कुछ कवर किए जाते हैं। हेलो संगीता। और बात करें तो कॉम्प्रिहेंसिव बैच भी शुरू हुआ है सारथी 6.0 अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर जस्ट अभी 20 जुलाई 2023 को ही। और इसमें सारी चीज़ें हो जाएंगी। कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस मेंस को कवर किया जाएगा, प्री को कवर किया जाएगा, हिंदी और इंग्लिश भाषा को भी कवर करने का प्रयास किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको इस बैच में मिल जाएंगी। उसके अलावा लीगल ओम जुडिशियरी फाउंडेशन बैच भी यहाँ से 13 जुलाई को ही शुरू हुआ है। तो इस बैच को भी ज्वाइन किया जा सकता है यदि कोई बच्चा सब्सक्रिप्शन लेता है तो। कुंज विराट तिवारी जी, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, कंग्रेचुलेशन, थैंक यू। राजस्थान जेएलओ बैच की भी शुरुआत हो रही है 15 तारीख से और इस बैच जो होगा वो 3 महीनों का बैच होगा। जैसा कि आप जान रहे हैं राजस्थान जेएलओ की वैकेंसी आई हुई है और उसकी खासियत ये है कि वो इसमें मेंस नहीं है, ये प्री ही जो है, एमसीक्यू ही मेंस आप समझिए चाहे प्री समझिए, एक ही परीक्षा देनी है, उसके बाद इंटरव्यू। फीस जो है मात्र 18,000 रुपये में। इसके अलावा छत्तीसगढ़ प्रीलिम्स 2023 रैपिड रिवीजन बैच भी आपका 14 जुलाई से शुरू हुआ है। तो इसको भी आप कर सकते हैं। उत्तराखंड के लिए मेंस की टेस्ट सीरीज भी यहाँ उपलब्ध है। हरियाणा एडीए के लिए मॉक टेस्ट है 799 रुपये में। फर्स्ट 500 लर्नर्स के लिए हरियाणा एडीए स्पेशल सिलेक्शन बैच भी शुरू हो चुका है, आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, अंकिता तिवारी जी हैं आप, बड़ा लंबा नाम यूट्यूब पर आपका हो गया है। देखिए अनिल खन्ना सर की बैच भी एक शुरू हो रही है और ये बैच आपको 12 जून से ही चल रही है और इस बैच का लाभ लिया जा सकता है। तो आइकॉनिक रेगुलर लिंकिंग बैच भी है और ये है मेरा कोड, जिस कोड का प्रयोग करके अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन का लाभ लिया जा सकता है। तो चलिए अब बिना देर किए हम लोग आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वो ये है, एडवोकेट रेणु विश्वकर्मा जी को प्रणाम। आज का पहला प्रश्न ये है, यहाँ से शुरुआत करते हैं हम लोग। कि अ शिमला में, ब कलकत्ता में और दिल्ली में रहता है। अ, ब और स वाराणसी में इकट्ठे हुए और ब और स ने मांग पर संदाय एक संयुक्त वचन पत्र लिखा। अ को दिया, अ कहाँ बात ला सकता है? इसके लिए अ और ब, ब और स पर वाराणसी में ला सकता है, ब और स पर कलकत्ता में ला सकता है, ब और स पर दिल्ली में चाहे वह आपत्ति करे ला सकता है, कि ब और स पर शिमला में ला सकता है। इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
क्योंकि ब और स पर वाराणसी मिला सकता है। ये प्रश्न जो है वो सेक्शन 20 पर बेस्ड है, आप जानते ही हैं। हाँ, प्रोविजरी नोट सेक्शन 20 पर बेस्ड है। और सेक्शन 20 का प्रोविजन क्या कहता है? प्रोविजन ये कहता है कि जब भी एक से अधिक पक्षकार हों किसी मामले में और वो डिफरेंट डिफरेंट जगह रहने वाले हैं, तो और काजा फैक्शन कहीं और घटित हुआ हो, तो जहां काजा फैक्शन घटित हुआ है वहां, या फिर जहां वो प्रतिवादी निवास करते हैं, कारोबार करते हैं, स्वयं अभिलाभ के लिए कार्य करते हैं, वहां भी हो सकता है। लेकिन समस्या ये है कि अगर एक से अधिक प्रतिवादी हैं और एक प्रतिवादी के स्थान पर किया जाता है और वो ऑब्जेक्शन करता है जहां नहीं किया जाता जिस प्रतिवादी के स्थान पर, तो न्यायालय की परमिशन से किया जाएगा। लेकिन ये ध्यान रखिए कि जहां काजा फैक्शन एराइज हुआ है वहां सूट फाइल करने के लिए किसी कोर्ट से परमिशन लेने की जरूरत नहीं होती। तो यहाँ ब और स पर वाराणसी में किया जा सकता है, क्योंकि वाराणसी में ही काजा फैक्शन एराइज हुआ था, क्योंकि प्रोमिजरी नोट लेके इन्होंने यहीं पर दिया था। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। ये है आपका अगला प्रश्न। ये है आपका अगला प्रश्न कि ए सहारनपुर में फर्नीचर का निर्माता है, बी वाराणसी में कारोबार करता है, बी सहारनपुर में अपने अभिकर्ता के माध्यम से ए से 100 कुर्सियां खरीदता है और सहारनपुर में सी को उसका परिधान करने के लिए ए से अपेक्षा करता है। बी खरीदी गई कुर्सियों की कीमत का भुगतान करने में असफल होता है। ए कहां वाद संस्थित कर सकता है? ए कहां वाद संस्थित कर सकता है? इसका सही आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। या तो सहारनपुर में किया जा सकता है या फिर वाराणसी में किया जा सकता है, दोनों में से कहीं। ये देखिए अगला प्रश्न है आपका। अगला प्रश्न है कि सीपीसी के अंतर्गत धन संबंधी परिसीमा या स्थानीय सीमाओं के आधार पर आक्षेप सर्वप्रथम अवसर पर किस धारा में किया जाता है? धन संबंधी परिसीमा या स्थानीय परिसीमा सीमाओं के आधार पर आक्षेप किस अवसर पर किया जाता है? ये बात किस धारा में बताई गई है? तो इसका हो जाएगा सही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। और ऑप्शन नंबर बी कहने का मतलब ये है कि ये कहता है कि अगर किसी भी न्यायालय को अगर ऑब्जेक्शन का, अरे किसी भी व्यक्ति को ऑब्जेक्शन करना है, किस आधार पर? जुरिस्डिक्शन के आधार पर। तो जुरिस्डिक्शन के आधार पर अगर ऑब्जेक्शन करना है तो वो या तो सर्वप्रथम अवसर पर किया करेगा, या जहां विवादक स्थिर किए जाते हैं वहां स्थिरीकरण के समय या उससे पूर्व ही करेगा। उसके पश्चात ऑब्जेक्शन अगर करेगा तो वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो सेक्शन नंबर 21 का यही प्रावधान है। नेक्स्ट है कि सीपीसी के सेक्शन 21 के साथ संबंधित पवन चक्रवर्ती गुड मॉर्निंग, रोशनी गुड मॉर्निंग, ठीक है। धारा 21 किससे संबंधित है? आपके सामने सारे ऑप्शन हैं, तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पेक्यूनियरी और टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन से। अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर, ये बताइए इसका जवाब। वाद लाने के स्थान के बारे में आक्षेप पर आज्ञप्ति को अपास्त करने के लिए वाद उस स्थान पर लाया जाएगा जहां पूर्ववर्तीवाद विनिश्चय किया गया है, उस स्थान पर लाया जाएगा जहां पश्चावर्तीवाद लाने की अधिकारिता विद्यमान है, उस स्थान पर लाया जाएगा जहां पश्चावर्तीवाद के लिए वाद कारण उत्पन्न हुआ है कि वाद का वर्जन है। का सही ऑप्शन हो जाएगा ये वाद का वर्जन है, ये वाद नहीं ला सकता। वाद लाने के स्थान के बारे में आक्षेप पर जो आज्ञप्ति आएगी उसको अपास्त करने के लिए वाद नहीं लाया जा सकता। वेरी गुड। ये है आपका अगला प्रश्न। दिल्ली में फिल्टर्स की पूर्ति के लिए संविदा मुंबई में निष्पादित की गई, किंतु उसमें कहा गया कि समस्त विवादों के संबंध में अधिकारिता भोपाल को होगी।
सप्लाई की गई सामग्री के मूल्य की वसूली के लिए वाद ग्रहण किया जा सकता है। कहां कहां किया जाएगा बताइए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भोपाल में, क्योंकि हुकुम सिंह वर्सेस मेसर्स मैगोन, इस केस में कहा गया था कि अगर पक्षकार आपस में करार कर लेते हैं कि हमारे डिस्प्यूट के मामलों में अधिकारिता किस न्यायालय की होगी, तो बिल्कुल उस न्यायालय को ऐसी अधिकारिता हो सकती है। तो ये आपको हो जा रहा है। सर क्वेश्चन नंबर शो नहीं हो रहा है, क्वेश्चन नंबर की बात नहीं है, हाँ शो नहीं हो रहा है, लेकिन ऐसे ही जवाब देना पड़ेगा पवन जी। बस थोड़ी थोड़ी देर पर क्या करिए, स्क्रीन पर टच करके लाइव हो जाया करिए, मतलब जो लाइव बटन है उसको टच कर देंगे तो हमारे साथ आप रहेंगे। सिविल प्रक्रिया संहिता के कौन से उपबंध के अंतर्गत एक न्यायालय किसी वाद को हस्तांतरित कर सकता है? धारा 20, धारा 12, धारा 24 की धारा 15? इसका सही ऑप्शन अब बताइए। सब वही मुंबई से ही रिलेटेड है। अखिलेश सैनी, रेणु विश्वकर्मा, बिल्कुल सही। हाई कोर्ट की जो है ट्रांसफर करने की पावर 24 में है, और ध्यान रखिएगा इसमें ट्रांसफर भी है और विड्रावल भी है? मतलब उसको प्रत्याहरण करने की शक्ति भी है इसमें। उसके अलावा ये सिर्फ हाई कोर्ट की नहीं है, बल्कि ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की भी है। तो 24 में ये दोनों चीजें हैं। उसके अलावा ये करेगा कैसे ट्रांसफर? ये पार्टी के एप्लीकेशन पर भी कर सकता है, और सुओ मोटो भी कर सकता है। ठीक है, तो इतने सारे प्रश्न यहां से बनते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपका ये है, सीपीसी के सेक्शन 25 के अंतर्गत किसका प्रावधान करती है? क्या है सेक्शन 25 में? 25 में कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के ट्रांसफर करने की पावर है, हाई कोर्ट के ट्रांसफर करने की पावर है, कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ट्रांसफर करने की पावर है, कि कमिश्नर के ट्रांसफर करने की पावर है? हाँ, तो ये जो है सेक्शन 25 बात करता है कि सुप्रीम कोर्ट के ट्रांसफर करने की पावर है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जा रहा है। सही है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट के ट्रांसफर करने की पावर। और यहाँ सुप्रीम कोर्ट जो ट्रांसफर करता है वो इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस के लिए करता है ट्रांसफर, और पार्टी के एप्लीकेशन पर ही करता है, पार्टी के एप्लीकेशन पर ही करता है। ये ट्रांसफर सुओ मोटो नहीं करता। ध्यान रखिएगा, अगर सुप्रीम कोर्ट को ये बात लगी कि ये सिर्फ परेशान करने के लिए एप्लीकेशन दिया गया है, कोई वजह नहीं थी इसको एप्लीकेशन को करने की, तो वो उस व्यक्ति को 2000 रुपए दूसरे पक्षकार को प्रतिकर देने का भी आदेश कर सकता है। क्लियर? नेक्स्ट है कि सीपीसी के सेक्शन 26 के अंतर्गत तथ्यों को साबित किया जाना चाहिए। किस चीज से किसी बात को साबित करेंगे? दस्तावेज के द्वारा, कि मौखिक साक्ष्य के द्वारा, शपथ पत्र के द्वारा, साक्ष्यों को पेश करके? कैसे साबित करेंगे? ये है आपका शपथ पत्र के द्वारा। जहां कहीं भी समझे ना, शपथ पत्र के द्वारा ये होगा, शपथ पत्र के द्वारा ये होगा, ऐसी कोई बात लिखी रहे तो समझ जाइए कि अमेंडमेंट है 99 का। 1999 में ये शपथ पत्र संबंधी प्रोविजन सीपीसी में जोड़े गए थे, और शपथ पत्र से संबंधित प्रोविजन ऑर्डर नंबर 19 में ये बात बताई गई। प्री में सवाल पूछा भी जाता है। नमस्ते प्रीति सिंह जी। तो ये 19 में है। हो गया क्लियर? और आप जानिए कि चलिए आगे देखेंगे। हालांकि ये सेक्शन 26 क्या कहता है? वादों के संस्थित किए जाने के समय,
वादों का संस्थित किया जाना। कैसे वाद संस्थित किया जाएगा? वाद पत्र के माध्यम से संस्थित किया जाएगा। और इसी के से संबंधित ऑर्डर नंबर 4 पढ़ते हैं हम लोग कि वादों के संस्थित किए जाने के संबंध में जो प्रोसीजर होगा वो क्या होगा। ये है आपका अगला प्रश्न। एक व्यक्ति जिसे समन जारी किया गया है को धारा 32 सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत उपस्थित होने के लिए बाध्य किया जा सकता है। कैसे बाध्य किया जा सकता है? किसी व्यक्ति के नाम से समन अगर जारी किया गया है तो उस व्यक्ति को कैसे सीपीसी के अंतर्गत बाध्य किया जा सकता है? लिखा है कि केवल वारंट जारी कर, प्रतिभूति प्रस्तुत करने के लिए आदेश, केवल अर्थदंड आरोपित कर, वारंट जारी करके उनकी संपत्ति जब्त करके, विक्रय करके, अर्थदंड अधिरोपित करके, प्रतिभूति प्रस्तुत करने हेतु आदेशित करके, केवल उस संपत्ति को जब्त या विक्रय करके प्रतिभूति प्रस्तुत करने हेतु। अब आप अपना कॉमन सेंस भी लगाएंगे तो भी आंसर सही होगा, इसलिए क्योंकि आप पहले ही से ही जानते हैं कि जब समझ में न आए तो जो सबसे बड़ा वाला ऑप्शन हो वो लगाना चाहिए। शमशाद जी गलती कर दिए, पवन चक्रवर्ती, रेणु विश्वकर्मा, ये सब देखिए होशियारी की। हाँ, ये सब कुछ हो सकता है। 32 में प्रॉपर्टी को जब्त भी किया जा सकता है, विक्रय भी किया जा सकता है, फाइन भी लगाया जा सकता है और सिक्योरिटी भी ली जा सकती है। ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं 32 में। और भी चीजें हैं, मैं आगे अभी प्रश्न हो सकता है इसलिए मैं नहीं बता रहा हूं वो बात। देखिए यहां पर आप निश्चित फंसेंगे। सीपीसी के सेक्शन 32 के अंतर्गत निम्न में से कौन सी शास्ति, या शास्ति का मतलब होता है पेनाल्टी, उस व्यक्ति को हाजिर होने को विवश करने के प्रयोजन के लिए जिसके विरुद्ध समन जारी किया गया है नहीं है। ध्यान रखिएगा, नहीं है बात में कर रहा हूं। ऑप्शन ए कहता है कि 20,000 रुपए से अनधिक जुर्माना अधिरोपित करना, गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी करना, संपत्ति को कुर्क एवं विक्रय करना, उसे आदेश देना कि वह अपनी उपसंजाति के लिए प्रतिभूति दो और प्रतिक्रम होने पर सिविल कारागार के में होगा। 32 के अंतर्गत क्या नहीं किया जा सकता? संतोषी, प्रीति, पवन, अजय, हाँ ये है ना, ये गलत हो जा रहा है। 20,000 रुपए से अधिक जुर्माना अधिरोपित करना, ये नहीं किया जा सकता। कितना किया जा सकता है? 5,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है 32 के अंतर्गत, 5,000। और मैंने जो अभी फार्मूला बताया था कि जब ना समझ में आए तो सबसे बड़ा ऑप्शन, तो भैया ना समझ में आए तब बड़ा ऑप्शन लगाइएगा। ऐसा मत कर दीजिएगा कि समझ में आ रहा है तब भी बड़ा वाला ऑप्शन ही लगा दें। तो ये डी मत लगा दीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए है। इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। सीपीसी के अंतर्गत किसी वाद में भविष्य ब्याज भी प्रदान की जा सकती है? 6%, 9%, 12%, 15%। इसका सही ऑप्शन इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 6% वार्षिक ब्याज की दर से। 6% वार्षिक ब्याज की दर से दिलवाया जा सकता है। देखिए ये प्रोविजन जो है वो सेक्शन 34 का है। ध्यान रखिएगा सेक्शन 34 क्या कहता है। ये इंटरेस्ट दिलवाता है, ब्याज। और किस प्रकार के ब्याज की बात करता है? ये कहता है कि देखिए 3 प्रकार का ब्याज होता है कि जब ब्याज लेने का अधिकार पैदा हुआ, मतलब आपके पास हमारा पैसा था, उसे लेने का अधिकार पैदा हुआ, यानी काज ऑफ एक्शन एराइज हुआ, जिसको हम इस भाषा में, विधि की भाषा में काज ऑफ एक्शन एराइज। उस तारीख से लेके केस के फाइल किए जाने तक एक होता है हिस्सा, दूसरा है केस के फाइल किए जाने से डिक्री दिए जाने तक, और तीसरा होता है डिक्री दिए जाने से उसके एग्जीक्यूशन होने तक। ये 3 प्रकार के इंटरेस्ट होते हैं। क्योंकि देखिए उस व्यक्ति को तो उसी समय कर देना चाहिए था ना, पैसे पेमेंट कर देने चाहिए थे जब उसको पेमेंट करना था, लेकिन नहीं किया। कुछ दिन हमने इंतजार किया और इंतजार करने के बाद तब केस फाइल किया। केस फाइल किया तो उसमें भी डिसीजन आने में समय लगा, डिसीजन आ गया तब भी उसने पैसे नहीं दिए तो हमें एग्जीक्यूशन कराना पड़ गया। तो ये 3 हिस्सों में बटा है।
सेक्शन 34 कौन सा इंटरेस्ट दिलवाती है? सेक्शन 34 केवल और केवल वो इंटरेस्ट दिलवाती है जिस डेट को सूट फाइल कर दिया गया है और डिक्री आती है, और डिक्री की तारीख से फिर उसका एग्जीक्यूशन होता है। ये दो प्रकार के इंटरेस्ट दिलवाती है। काज ऑफ एक्शन एराइज होने से लेकर केस फाइल किए जाने तक को नहीं इंटरेस्ट, वो धारा 34 के एरिया से बाहर है। देखिए एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से 6% याद रखिए। बाकी अगर कॉन्ट्रैक्ट दोनों कर लेते हैं तो कॉन्ट्रैक्चुअल रेट या 6% जो भी मैक्सिमम होता है उतने, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। समझे ना? ये बात को भी समझ लीजिएगा कि अगर दोनों में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो कॉन्ट्रैक्चुअल रेट और ये 6%, इन दोनों में जो भी ज्यादा होगा उससे भी इंटरेस्ट का रेट ज्यादा है। जेनी चंद्रा को वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग रेणु विश्वकर्मा। जेनी चंद्रा भी खाली हो गई। चलिए अगला सवाल कि सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत सर्वप्रथम मिथ्या एवं तंग करने वाले दावों एवं प्रतिरक्षाओं के लिए प्रतिकारात्मक खर्चों का प्रावधान कौन सी धारा में, कौन सी धारा में है? का सही ऑप्शन हो जाएगा 35A के अंतर्गत। 35A के अंतर्गत है कि मिथ्या या तंग करने वाले दावे और प्रतिरक्षा जो होते हैं उसके खर्चों के संबंध में प्रावधान ये है कि अनायास ही, ये ध्यान रखिएगा कि सिर्फ ये दावा के संबंध में नहीं, प्रतिरक्षा के संबंध में भी है। मतलब अगर आप जानते हैं कि आप गलत हैं फिर भी जानबूझ के आप उसको जिद बस डिफेंड कर रहे हैं अपने आप को, और बाद में कोर्ट को ये बात का एहसास हुआ, तब आपके ऊपर भी खर्चा देने का प्रावधान आदेश कर सकती है। और जो फॉल्स में क्लेम ही करता है उसके ऊपर तो हो ही सकता है। तो ये 35A में प्रावधान है। अच्छा, कितना दिलवाएगा? अगर किसी व्यक्ति ने फॉल्स क्लेम किया या फॉल्स डिफेंस किया, कितना दिलवाएगा? इसमें 3000 रुपया तक का दिलवा सकता है। 3000 रुपए तक का खर्चा दिलवा सकता है, या फिर हाई कोर्ट जितना तय कर दे। तो हाई कोर्ट ने अगर कम तय किया है तो 3000 से ज्यादा भी नहीं कर सकता। वेरी गुड पवन चक्रवर्ती जी, अखिलेश सैनी। मिथ्या या तंग करने वाले दावों एवं प्रतिरक्षाओं में प्रतिकारात्मक खर्च हेतु न्यायालय सीपीसी के अधीन अधिकतम कितनी राशि के लिए आदेश पारित कर सकता है? पढ़िए इसको, बड़ा कठिन सवाल है ना। इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा, 3000। कहता है सीपीसी के अंतर्गत कौन से आदेश की अपील नहीं होगी? कौन से आदेश की अपील नहीं होगी? कहता है 35A, 35B, 95, 91। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 35B के अंतर्गत जो आदेश दिया जाता है उसकी अपील नहीं होती। और ये बात आपको मिलती कहां से? ये मिलती है आपको सेक्शन 104 से, क्योंकि आप जानते हैं कि कौन से आदेशों की अपील होती है। वैसे तो सामान्यतः आदेशों की अपील नहीं होती, लेकिन फिर भी सेक्शन 104 में कुछ ऐसी चीजें बताई गई हैं, परिस्थितियां बताई गई हैं, आदेश ऐसे बताए गए हैं जिन आदेशों की अपील होती है, और उस तो इसमें ये नहीं आता। एक बात है, तो इसका मतलब उसकी अपील नहीं होती। दूसरी बात, ऑर्डर नंबर 23 में भी ऐसे आदेशों की लिस्ट बताई गई है, और 43 में ऐसे आदेशों की लिस्ट बताई गई है जिन आदेशों की अपील नहीं होती। तो अगर केवल वही आदेश हैं जो सेक्शन 104 और ऑर्डर नंबर 43 के अंतर्गत आते हैं, उसी आदेश की अपील होगी, किसी अन्य आदेश की अपील नहीं होगी।
तो ये आपका आंसर हो गया 35 बी। ये है आपका अगला प्रश्न। प्रत्येक पक्षकार अपने निजी खर्च का वहन करेगा, इसका क्या मतलब है, उसका क्या सेंस निकालेंगे कि दोनों पक्षकार एक दूसरे से खर्च पाने के अधिकारी, दोनों पक्षकारों को खर्च से वंचित नहीं किया जाएगा, दोनों पक्षकारों को खर्च से वंचित किया जाएगा, और दोनों पक्षकार एक दूसरे से खर्च पाने के अधिकारी नहीं है। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है आपको? इसका सही ऑप्शन इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। वेरी गुड शिव जी। और जब आपका मैंने मैसेज देखा बेटा तो मैं रास्ते में था, मैंने सोचा कि रात में घर पे चल के कर देंगे और मैं मैसेज नहीं कर पाया। तो बहुत ढेर सारा आशीर्वाद। खूब जियो, आनंद करो, सफल हो। ये है आपका अगला प्रश्न। लघु उद्देश्यों पर आधारित अदालतों के फैसलों या आदेशों पर पुनर्विचार किया जा सकता है। लघु उद्देश्यों पर आधारित फैसलों पर या आदेशों पर पुनर्विचार किया जा सकता है जिला न्यायालय द्वारा, उच्च न्यायालय द्वारा, कि ए और बी दोनों के द्वारा, कि किसी के द्वारा नहीं। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। क्रिमिनल मामलों में सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को ये पावर होती है, लेकिन चूंकि हम सीपीसी पढ़ रहे हैं, इसलिए ये पावर केवल हाई कोर्ट के पास होती है। ठीक है। क्रिमिनल मामलों में आपने देखा होगा कि जो पुनरीक्षण वगैरह होता है ना, पुनर्विचार का मतलब पुनरीक्षण ही बात है। तो पुनरीक्षण जो होता है आप देखेंगे सेशन कोर्ट भी करती है और हाई कोर्ट भी करती है, लेकिन सीपीसी में नहीं है सर। इसलिए यहां पर ऑप्शन नंबर बी ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, गलत उत्तर बताइए। गलत उत्तर बताइए। एक सिविल न्यायालय द्वारा पारित डिक्री का निष्पादन डिक्री पास करने वाले न्यायालय द्वारा किया जा सकता है। ऐसे न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जिसे डिक्री पास करने वाला निष्पादन के लिए अंतरित कर दे। किसी भी न्यायालय द्वारा जो डिक्री पास करने वाला न्यायालय के समक्ष अधिकारिता रखता है कर सकता है। उपरोक्त या तो ए या तो बी में वर्णित न्यायालय। इसमें गलत उत्तर खोजना है। खोजना क्या है, आदमी गलतियां लगाएगा। इसका सही ऑप्शन है सी। ये किसी भी न्यायालय द्वारा जो डिग्री पास करने के सक्षम अधिकारिता रखता है उसका एग्जीक्यूशन। ये गलत बात है। केवल डिग्री का निष्पादन किसके द्वारा किया जा सकता है? डिग्री का निष्पादन या तो डिग्री पारित करने वाले न्यायालय द्वारा किया जा सकता है या फिर उस न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जिसे ट्रांसफर कर दी जाए। अब डिक्री पारित करने वाला न्यायालय कौन होता है ये सेक्शन 37 में बताया गया है, और ट्रांसफर कब किया जा सकता है डिक्री के एग्जीक्यूशन के लिए ये सेक्शन 39 बताता है। और ये बात कि डिक्री का एग्जीक्यूशन किस कोर्ट के द्वारा किया जाएगा, डिक्री पारित करने वाले न्यायालय द्वारा या डिक्री का एग्जीक्यूशन के लिए जिस कोर्ट के पास भेज दिया गया उस न्यायालय द्वारा, ये बात सेक्शन 38 में बताई जा रही है। ठीक है ना, ये सेक्शन 38 का है। तो ये तीनों सेक्शन एक दूसरे से बहुत बंधे हुए हैं।
ये देखिए, डिक्री के निष्पादन के आवेदन को एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में अंतरित किया जा सकता है यदि उस न्यायालय से पक्षकार को न्याय मिलने में विलंब होने की संभावना, यदि प्रतिवादी उस न्यायालय की स्थानीय अधिकारिता में निवास का या कारोबार करता है जहां डिक्री के निष्पादन का आवेदन को अंतरित किया जाने वाला, यदि वादी उस न्यायालय की स्थानीय अधिकारिता को छोड़कर चला जाता है जिस न्यायालय ने डिक्री पारित की, उपयुक्त में से किसी के अंतर्गत नहीं। कौन से मामले हैं इसमें लागू होंगे? आपका आंसर मुझे दिखाई नहीं दे रहा। इसका सही ऑप्शन हो जा रहा है ऑप्शन नंबर बी। वेरी गुड अजय, कि यदि प्रतिवादी उस न्यायालय की स्थानीय अधिकारिता में निवास या कारोबार करता है जहां डिक्री के निष्पादन के आवेदन को अंतरित किया जाना। ठीक है, तो ये है। और ये बात हम कहां से कह रहे हैं? तो ये कह तो मुंह से ही रहे हैं, लेकिन ये धारा जो है वो सेक्शन 39। 4 परिस्थितियां हैं जिन परिस्थितियों में दूसरे न्यायालय को ट्रांसफर किया जा सकता है। पहला, कि जब दूसरे न्यायालय के क्षेत्राधिकार में वो कारोबार करता है या निवास करता है, या उसकी उस दूसरे न्यायालय के क्षेत्राधिकार के भीतर इतनी प्रॉपर्टी है जिससे कि उसको सेटिस्फाई किया जा सकता है उस डिक्री को। तीसरा है कि जब वो पार्टीशन वगैरह से हो, किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी के बंटवारे से संबंधित हो। या चौथा है किसी अन्य कारण से उसको भेजना जरूरी है। निष्पादन न्यायालय यानी एग्जीक्यूटिंग कोर्ट क्या कर सकता है? डिक्री के पीछे जा सकता है, डिक्री के पीछे नहीं जा सकता। न्यायालय के विवेक पर निर्भर करता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या सही होगा इसका? निष्पादन न्यायालय ऑप्शन नंबर बी है, डिक्री के पीछे नहीं जा सकता। अब ये डिक्री के पीछे जाने का क्या मतलब है? आंसर दीजिए भाई, आप लोग खाली सुन रहे हैं, आंसर भी दीजिए। डिक्री के पीछे नहीं जाने का क्या मतलब है? डिक्री के पीछे नहीं जाने का मतलब ये है कि जब कोर्ट ने डिक्री पास कर दी और पास करने के बाद खाली आपको वो एग्जीक्यूशन के लिए ट्रांसफर करता है। 39 में एग्जीक्यूशन के लिए ट्रांसफर किया जा रहा था, तो ट्रांसफर करता है, तो ये एग्जीक्यूटिंग कोर्ट अब पीछे जाके ये चेक नहीं कर सकता कि एग्जीक्यूशन डिक्री पास सही की गई है कि नहीं की गई है ना। वही मैं बता रहा हूं, हाँ, कि सही से पारित किया गया है कि नहीं, उसमें कोई दोष है कि नहीं, ये सब चेक नहीं कर सकता। तुमको जो काम कहा गया है तुम वो काम करो, बेमतलब का काम इधर उधर जाके नहीं करना है। तो यही पीछे नहीं जा सकता। ये देखिए, वह न्यायालय जिसको डिक्री निष्पादन करने के लिए अंतरित की गई है, निष्पादन करते समय क्या कर सकता है? कुर्की का आदेश नहीं कर सकता, मृत निर्णित ऋणी के विधिक प्रतिनिधियों के विरुद्ध निष्पादन नहीं कर सकता, निष्पादन के लिए डिक्री को अन्य न्यायालय को भेज नहीं सकता, डिक्री के अंतरित के प्रेरणा से निष्पादन का आदेश नहीं दे सकता। वेरी गुड, ये है डिक्री के ट्रांसफरी की प्रेरणा से निष्पादन का आदेश नहीं कर सकता। अब इसका क्या मतलब है? देखिए, सेक्शन नंबर 42 ये बताता है कि जिस कोर्ट के पास एग्जीक्यूशन के लिए, कुर्की का मतलब अटैचमेंट होता है, इमोशनल नहीं, अटैचमेंट का मतलब होता है सामान लेने वाला। तो ये जो क्या कर रहे थे हम निष्पादन करते समय, हाँ क्या मैं बोल रहा था, हाँ, सेक्शन 42 में बताता है कि जिस कोर्ट के पास एग्जीक्यूशन के लिए डिक्री भेज दी गई है उसकी पावर क्या हो। तो वो बहुत सारी पावर की लिस्ट उसमें है कि पावर क्या क्या कर सकता है, लेकिन हाँ,
डिक्री का अगर ट्रांसफर कर लिया गया है तो उस ट्रांसफरी के रिक्वेस्ट पर एग्जीक्यूशन नहीं दे सकता। ये बात ऑप्शन नंबर डी में। हाँ, वही ध्यान आ गया। निम्नलिखित में से किस प्रश्न का निर्धारण निष्पादनकर्ता न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता? एग्जीक्यूटिंग कोर्ट कौन से क्वेश्चन को डिटरमाइन नहीं कर सकती? डिस्चार्ज नहीं कर सकती, एग्जीक्यूट नहीं कर सकती, अमेंड नहीं कर सकती, सेटिस्फाई नहीं कर सकती। क्या नहीं कर सकती एग्जीक्यूटिंग कोर्ट? इसका सही ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संशोधन नहीं कर सकते। बाकी डिक्री का निष्पादन करने वाला न्यायालय का 4 काम कर सकता है। एक, उन्मोचन कर सकता है, उसका निष्पादन कर सकता है, उसकी संतुष्टि यानी सेटिस्फेक्शन कर सकता है, अमेंड नहीं कर सकता। और ये बात आपको मिलती कहाँ है? सेक्शन 47 के अंतर्गत। 47 क्या, 47 के क्लास 1 के अंतर्गत। एक काम और नहीं कर सकती कोई, वो ये, और एक काम और करती है यहाँ कि कोई पर्सन किसी पक्षकार का लीगल रिप्रेजेंटेटिव है या नहीं है, इस बात का निर्धारण भी एग्जीक्यूटिंग कोर्ट कर देती है। और ये बात सेक्शन 41 के क्लास नंबर 2 में लिखी है। तो ये 3 चीजें तो करती है क्लास 1 के अंतर्गत और क्लास 2 के अंतर्गत, कि कोई पक्षकार उसका विधिक प्रतिनिधि है या नहीं, ये भी कोर्ट, एग्जीक्यूटिंग कोर्ट बता सकती है। हाँ, ये है आपका अगला प्रश्न। अन्य राज्य की डिक्री को व्यतिकार के आधार पर निष्पादित करते समय न्यायालय उस डिक्री को उसी प्रकार निष्पादित कर सकता है जैसे कि उसने स्वयं उसको पारित किया हो। निष्पादन के संबंध में सभी प्रश्न तय कर सकता है, कोई आनुषंगिक और परिणामतः उपचार प्रदान कर सकता है, उस राज्य के जुर्माना, प्रभार, शास्ति, कर या पंचायत निर्णय की डिक्री को निष्पादित नहीं कर सकता। अब बताइए क्या है सही? उस डिक्री को उसी प्रकार निष्पादित कर सकता है जैसे उसने स्वयं पारित किया। सही है, उसी प्रकार कर सकता है। बताइए, कुछ लोग परीक्षा देने से भी डरते हैं और क्वेश्चन का फटाफट जवाब दे रहे हैं। बताइए, गोलू जी गुड मॉर्निंग। कैसे ऐसे संभव है? परीक्षा देने से भी डर लगे और जवाब भी सही दें। तो अगर आपको डर लगता है तो कम से कम गलत जवाब तो देना चाहिए। आज्ञा पत्र से संबंधित प्रावधान किस धारा में दिए गए? आज्ञा पत्र, जिसे हम प्रिसेप्ट्स कहते हैं, प्रिसेप्ट्स से संबंधित प्रोविजन कौन सी धारा में? 40 में है कि 44A में है कि 45 में है कि 46 में? बिल्कुल आप सही अंदाजा लगा रहे हैं। प्रिसेप्ट से संबंधित प्रोविजन आपको मिलेंगे सेक्शन 46 के अंतर्गत। और ये प्रिसेप्ट होता क्या है? प्रिसेप्ट का मतलब है कि जैसे ये कोर्ट है और उसने क्या किया कि इस कोर्ट को एक आदेश दे दिया कि तुम्हारे कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन के भीतर एक संपत्ति है बेटा, उसको थोड़ा सा कुर्क कर लो। तो कुर्क मतलब अटैच कर लो। तो अब इसी को जो आदेश करती है उसी को कहा जाता है प्रिसेप्ट, सेक्शन 46 के अंदर। अरे बाप रे, इतना कठिन सवाल आ गया, छोड़ देते हैं इसको। डिक्री के निष्पादन करने वाले न्यायालय के द्वारा किस प्रश्न का निर्धारण किया जाएगा? ए, धोखे से प्राप्त की गई डिक्री, और दूसरा है कि कोई व्यक्ति डिक्री का पक्षकार, इसका प्रतिनिधि है या नहीं, डिक्री दुर्भिधन संधि से प्राप्त की गई, उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रश्न क्या है? डिक्री के निष्पादन करने वाले न्यायालय द्वारा किस प्रश्न का निर्धारण किया जाएगा? पकड़ लिए ना, कि कोई व्यक्ति उसका पक्षकार या उसका प्रतिनिधि है या नहीं,
ये बताया जाएगा, ये डिटरमाइन किया जा सकता है डिक्री पारित करने वाले न्यायालय द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चों। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न डिक्री का निष्पादन करने वाले न्यायालय द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा? निष्पादन, उन्मोचन, तुष्टि, सभी। बिल्कुल, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। निम्न में से कौन विधिक प्रतिनिधि नहीं है सीवीसी के अंतर्गत? निष्पादक व प्रशासक, लेनदार, सहदायिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन विधिक प्रतिनिधि नहीं है सीपीसी के अंतर्गत? तो जो क्रेडिटर है, क्रेडिटर जो है वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव नहीं। अगला सवाल, ठीक है ना? स्पीड वगैरह कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? ज्यादा धीमा तो नहीं है? कि किसी निष्पादन कार्यवाही में मृतक निर्णीत ऋणी के विधिक प्रतिनिधि का उत्तरदायित्व क्या है? बिल्कुल उत्तरदायित्व तो नहीं। हाँ, हमने सोचा कि फटफट खाली टिक लगा के भागने से भी तो कोई फायदा नहीं, आराम आराम से चलते हैं। किसी निष्पादन कार्रवाई में मृतक निर्णीत ऋणी के विधिक प्रतिनिधि का उत्तरदायित्व क्या है? बिल्कुल उत्तरदायित्व नहीं हो। उस परिमाण तक दायी होता है जितने तक वह मृतक की संपत्ति प्राप्त करता है। निर्णीत ऋणी के दायित्व की सीमा पूर्णतः उत्तरदायी होता है, चाहे वह मृतक से कोई संपत्ति प्राप्त करे कि न करे। उपयुक्त में से कोई सही नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा उस परिमाण तक दायी होता है जहां तक कि उसने संपत्ति प्राप्त की। देखिए, मृतक निर्णीत ऋणी के विधिक प्रतिनिधि के विरुद्ध जो डिक्री का एग्जीक्यूशन होता है उसके संबंध में जो प्रावधान है आपके सेक्शन वाले पार्ट में, वो सेक्शन 50 में भी है और सेक्शन 52 में भी है। 50 और 52 में क्या डिफरेंस है? दरअसल दो धाराओं में इसलिए किया गया है कि कभी कभी डिक्री पास हो जाने के बाद लेकिन एग्जीक्यूशन से पहले, डिक्री पास हो जाने के बाद लेकिन उसके एग्जीक्यूशन से पहले डेथ हो जाए, या डिक्री पास होने से पहले ही जो मूल ऋणी है उसकी डेथ हो जाए। तो ये दो परिस्थितियां होती हैं, इसी वजह से दो सेक्शन में। और ऑर्डर नंबर 22 यही बात कहता है। ऑर्डर नंबर 21 का रूल नंबर 22 ये कहता है कि जब डेथ लीगल रिप्रेजेंटेटिव के अगेंस्ट डिक्री का एग्जीक्यूशन कराना हो तो उसे नोटिस देना जरूरी होता है। नहीं बेटा गोलू, ये मेरा चैनल नहीं है। मेरा चैनल जो है वो राय जुडिशियल क्लासेस के नाम से है, तो आप सर्च कर सकते हैं राय जुडिशियल क्लासेस। नेक्स्ट, कि किसी डिक्री का अंतरिती डिक्री को उसके विधिक प्रतिनिधियों के विरुद्ध भी प्रवर्तित करा सकेगा। डिक्री को उसके विधिक प्रतिनिधियों के विरुद्ध भी प्रवर्तित करा सकेगा। डिक्री को निर्णीत ऋणी के पास उपलब्ध प्रतिभू के विरुद्ध प्रवर्तित करा सकेगा। डिक्री को निर्णीत ऋणी के पास उपलब्ध प्रतिभूतियों के विरुद्ध भी प्रवर्तित करा सकेगा। साम्याओं को धारण करेगा जो मूल डिक्रीदार के विरुद्ध निर्णीत ऋणी प्रवर्तित करा सकता है। ठीक है, ये क्या सही है इसमें से बताइए? किसी डिक्री का जो ट्रांसफरी है वो क्या कर सकता है? ऑप्शन डी हो जाएगा, उन सभी साम्याओं को धारण करेगा जो मूल डिक्रीदार के विरुद्ध निर्णीत ऋणी प्रवर्तित करा सकता है। वो सारे अधिकार इनके पास है।
निम्न में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने दीवानी प्रक्रिया संहिता की धारा 51 को मान्य घोषित किया? जेवियर बनाम बैंक ऑफ कैनरा, विशाखावाद, इंडियन ग्रामोफोन कंपनी बनाम वीरेंद्र बहादुर पांडे का वाद, जाली जॉर्ज वर्गीज बनाम बैंक ऑफ कोची। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा जाली जॉर्ज वर्गीज बनाम बैंक ऑफ कोची। इसी केस में सेक्शन 51 को मान्य घोषित किया गया था। सेक्शन 51 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस रीति में न्यायालय डिक्री के निष्पादन कराने का आदेश नहीं दे सकता? किस रीति में न्यायालय डिक्री के निष्पादन का आदेश नहीं दे सकता? पहला है विनिर्दिष्ट रूप से डिक्री किसी संपत्ति के परिधान द्वारा, कुर्की और विक्रय द्वारा, समन के निर्वाह द्वारा, रिसीवर की नियुक्ति द्वारा। कौन सा तरीका है जिससे डिक्री का एग्जीक्यूशन नहीं कराया जा सकता? तो समन के निर्वाह द्वारा। ये नहीं है, सेक्शन 51 में डिक्री के एग्जीक्यूशन का तरीका ये नहीं, उसमें है संपत्ति के परिधान द्वारा, कुर्की व विक्रय द्वारा, या गिरफ्तारी द्वारा, या निरोध द्वारा, या रिसीवर की नियुक्ति द्वारा, या अन्य तरीके से, जैसा उचित मामले की परिस्थितियों के। क्या मतलब बेटा? जहां जयपत्र को कहते हैं डिक्री, किसी ऐसी अविभक्त संविदा के विभाजन के लिए है जो शासन को राजस्व के भुगतान हेतु निर्धारित है, वहां संपदा का विभाजन संबंधित तत्समय प्रयुक्त विधि के अनुसार किसके द्वारा किया जाएगा? मेरी बात समझ रहे हैं ना? जो ऐसी प्रॉपर्टी का पार्टीशन है, ऐसी प्रॉपर्टी का पार्टीशन है जिससे रेवेन्यू सरकार को जाता है, तब उसका पार्टीशन किसके हिसाब से किया जाएगा? तो सही ऑप्शन हो जाएगा कलेक्टर के द्वारा। ठीक। एक निर्णीत ऋणी को धन के संदाय के लिए डिक्री के निष्पादन में गिरफ्तार किया गया और वह निर्णीत ऋणी डिक्री की रकम और गिरफ्तारी का खर्चा उस अधिकारी को संदत्त कर देता है जिसने उसे गिरफ्तार किया है। तो वह अधिकारी निर्णीत धन के संदाय के लिए डिक्री में गिरफ्तार किया गया और डिक्री निर्णीत ऋणी की रकम और गिरफ्तारी का खर्चा उसे संदत्त कर देता है। तो गिरफ्तारी क्या करेगा? उसे तुरंत छोड़ देगा, एकदम विदाउट एनी डिले। सिविल प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा धन की डिक्री के निष्पादन में स्त्रियों की गिरफ्तारी और निरोध का निषेध करती है? कहती कि नहीं कर सकते। ये कहता है सेक्शन 56। सेक्शन 56 के अंतर्गत है कि स्त्रियों को, ध्यान रखिएगा, हमेशा नहीं है, केवल मनी डिक्री के मामलों में है, धन के डिक्री के निष्पादन में उसे अरेस्ट नहीं किया जाएगा। अच्छा, पर्सनल अपीयरेंस से छूट कौन सी धारा देती है? कमेंट में तुरंत जवाब दीजिए। स्त्रियों को कोर्ट में पर्सनल अपीयरेंस से छूट कौन सी धारा देती है? बताइए। ठीक है। पर्सनल अपीयरेंस से छूट 132 देती है। तो कोर्ट के पर्सनल अपीयरेंस से छूट 132 जो देती है वो सभी महिलाओं को नहीं देती, वो केवल ऐसी महिलाओं को देती है जो पर्दानशी लेडी है, मतलब वो जो रूढ़ी या प्रथा के अनुसार समाज में बाहर नहीं निकलती, ऐसे लोगों को है, सारी महिलाओं को नहीं। निर्णीत ऋणी के लिए जीवन निर्वाह भत्ता सीपीसी के किस धारा के अंतर्गत दिया जाता है? जीवन निर्वाह भत्ता 56, 57, 58 की 60।
इसका सही ऑप्शन हो जाएगा जीवन निर्वाह भत्ता जो दिया जाता है वो 157 के अंतर्गत दिया जाता है। जहां डिक्री 1000 रुपए से अधिक धनराशि के संदाय के लिए है, वहां सिविल कारागार में निरोध की अवधि कितनी होगी? सही है? हाँ, 1000 रुपए से धनराशि का है तो उसमें कारावास होगा ही नहीं। हाँ, इसमें कारावास नहीं होगा, इसलिए मैंने एक ऑप्शन जोड़ दिया, क्योंकि आप जानते हैं ना कि 2001 से लेके 5000 तक जो होता है उसमें कारावास हो सकता है। कितना? 6 सप्ताह। और अगर 5000 से अधिक है तो वहां पे हो सकता है 3 माह। 3 माह। और 2000 से कम है तो जेल होगी ही नहीं। ठीक। और ये बात बताई कहां गई है? तो सेक्शन 58 में बताया गया है। तो 5000 से ऊपर है तो 3 महीने, 5000 से नीचे है लेकिन 2000 से ऊपर है तो 6 सप्ताह, और अगर 2000 तक है तो कोई बात नहीं, जेल जाने की जरूरत नहीं। जहां डिक्री 5000 रुपए से अधिक धनराशि के संदाय के लिए है, वहां सिविल कारागार में निरोध की अवधि कितनी होगी? 1 महीना, 3 महीना, 6 सप्ताह, 6 माह। सही ऑप्शन 3 महीने। कहता है गिरफ्तारी एवं सिविल जेल में निरोध नहीं कराया जा सकता यदि डिक्री भुगतान के लिए है 2000 से अनधिक, 3000 से अधिक, 4000, 5000। बड़ा कठिन प्रश्न आ गया आपके सामने अचानक से। 2000 से अनधिक, अभी जस्ट बात हो रही थी, सारे प्रश्न आ रहे हैं आपके सामने। सीपीसी के अंतर्गत निम्न किस आधार पर निर्णीत ऋणी के विरुद्ध गिरफ्तारी का वारंट न्यायालय द्वारा रद्द किया जा सकता है? किस आधार पर निर्णीत ऋणी के विरुद्ध गिरफ्तारी का वारंट न्यायालय द्वारा रद्द किया जा सकता है? गंभीर बीमारी पर, पुत्र विवाह में उपस्थिति के कारण, आम चुनाव में मतदान के कारण, उपरोक्त में से कोई नहीं। वेरी गुड प्रीति, अमन अवस्थी, संगीता, शमशाद। ये कह रहा है गंभीर बीमारी की वजह से अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ वारंट जारी होता है और वो गंभीर रूप से बीमार है तो ऐसे वारंट को न्यायालय द्वारा रद्द किया जा सकता है सेक्शन 59 के आधार पर, है ना, कि रुग्रता के आधार पर, रोग के आधार पर छोड़ा जाना, यही है सेक्शन 59। निष्पादन और डिक्री का निष्पादन करने वाला न्यायालय क्या कर सकता है? डिक्री के पहले की स्थिति देख सकता है, डिक्री जैसी है उसे उसी रूप में ग्रहण करने के लिए बाध्य है, डिक्री जैसी है उसी रूप में ग्रहण करने की शक्ति रखता है, डिक्री को अपास्त कर सकता है। डिक्री का निष्पादन करने वाला न्यायालय क्या कर सकता है? ये कर सकता है डिक्री जैसी है उसी रूप में उसे ग्रहण करेगा और कुछ नहीं करेगा और उसी तरीके से एग्जीक्यूशन करेगा। अभी थोड़ी देर पहले ना कि डिक्री पारित करने वाला, डिक्री का एग्जीक्यूशन करने वाला कोर्ट
डिक्री से पीछे नहीं जा सकता। डिक्री के निष्पादन में निम्नलिखित में से कौन सी संपत्ति कुर्क और विक्रय के लिए दायी नहीं है? कौन सी संपत्ति कुर्क और विक्रय नहीं की जा सकती? धन नहीं किया जा सकता, शेयर नहीं किया जा सकता, भूमि नहीं की जा सकती, कि निजी गहने जिसे कोई स्त्री प्रथा के अनुसार अलग नहीं कर सकती। क्या कुर्क नहीं किया जा सकता? ऑप्शन नंबर डी है, निजी गहने जो कोई स्त्री अपनी रूढ़ी या प्रथा के अनुसार अपने शरीर से अलग नहीं कर सकती। अब तो वो कह देगी कि हमारे शरीर पर जितने घर के आभूषण होंगे सब हाथ में पहन लेगी, पैर, हाथ, कमर, गर्दन, सर, हर जगह पहन लेगी। कह देगी कि भैया ये बहुत जरूरी, हमारे यहाँ की रूढ़ी प्रथा है कि हम लोग खाना नहीं खाते हैं लेकिन गहना जरूर पहनते हैं। निम्नांकित में से कौन सी संपत्ति डिक्री के निष्पादन में कुर्क और विक्रय की जा सकती है? भावी भरण पोषण का अधिकार, वचन पत्र, लेखा पुस्तक, व्यक्तिगत सेवा का अधिकार। कुर्क और विक्रय किया जा सकता है क्या? आप लोग जब जज बनिएगा तो यह आदेश में लिख दीजिएगा कि घर के जिस सामान को स्त्री हाथ लगा देगी वो कुर्क नहीं किया जाएगा। बस छुट्टी। वचन पत्र को विक्रय और कुर्क किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर। ये सारी चीजें जो हम देख रहे हैं कि कौन सी चीज कुर्क की जा सकती है और कौन सी नहीं की जा सकती, ये बात कौन से सेक्शन में है? सेक्शन 60 में है। डिक्री के एग्जीक्यूशन में कौन कौन सी चीजें अटैच की जा सकती हैं ये भी, और कौन कौन सी चीजें अटैच नहीं की जा सकती वो भी। रेनू की हंसी तो यहां तक सुनाई दे रही है, देखिए। हाँ, ये चीज हो गया ना। शशि किरण, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुएं धारा 60 के अंतर्गत कुर्क और नीलाम नहीं की जा सकती? नहीं की जा सकती। श्रमिकों एवं घरेलू सेवकों की मजदूरी, कंपनी के अंश, धन संबंधी बंधपत्र, अन्य प्रतिभूतियां, 5,000 रुपए से अधिक वेतन। ये आपका क्या नहीं कुर्क किया जा सकता? तो श्रमिकों एवं घरेलू सेवकों की मजदूरी जो होती है वो कुर्क नहीं की जा सकती। इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लिखा है कि व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अधीन निम्नलिखित संपत्तियों में से किसको संपत्ति के निष्पादन में कुर्क नहीं किया जा सकता? लेखा बही, भूमि, बैंक नोट, चेक। किससे नहीं किया जा सकता? हेलो। हाँ बेटा, बेटा दोनों होता है। अभी मैं क्लास ले रहा हूँ तो 1 घंटे बाद आप फोन करिएगा, ठीक है? तो ये क्या है आपका? इसमें से क्या हो जाएगा? नेक्स्ट है ये आयशा, गुड मॉर्निंग। अखिलेश सैनी, इतने सारे अंगूठे क्यों दिखा रहे हैं भाई? ये है कि सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 60 के अंतर्गत डिक्री के कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित में से किन संपत्तियों की कुर्की एवं विक्रय किया जा सकता है?
बैंक नोट, चेक एवं विनिमय पत्र, लेखा बही, भोजन पकाने के बर्तन, पलंग एवं पहनने के वस्त्र, वृत्तिकाएं एवं अनुतोषिक, किनको कुर्क किया जा सकता है? ये है ऑप्शन नंबर ए, बैंक नेट, चेक एवं विनिमय पत्र। मैं अभी 2-4 क्वेश्चन पूछने के बाद एक सवाल भी पूछूंगा बिना ऑप्शन के, उसका जवाब आपको देना पड़ेगा, या हो सकता है कि मैं इसी में पूछ दूं। सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 60 के अंतर्गत निम्नलिखित संपत्तियों में से किसी एक डिक्री के निष्पादन में कुर्की और विक्रय नहीं किया जा सकता? परक्राम्य विलेख, गृह एवं अन्य निर्माण, सरकारी प्रतिभूतियां, वैयक्तिक सेवा कराने का कोई अधिकार। कुर्क विक्रय नहीं किया जा सकता। क्या नहीं किया जा सकता? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वैयक्तिक सेवा कराने का कोई अधिकार जो होता है वो पर्सनल राइट है, और पर्सनल राइट को कुर्क नहीं कर सकते। वेतन का प्रथम 1000 और बाकी का 2/3 भाग कुर्क एवं विक्रय नहीं किया जा सकता। वेतन का प्रथम 1000 और 2/3 शेष का कुर्क और विक्रय नहीं किया जा सकता। भरण पोषण की डिक्री के निष्पादन में, भरण पोषण से अन्य डिक्री के निष्पादन में, ए तथा बी दोनों उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन हो जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। बताइए बताइए। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि भरण पोषण से, इस बात को बहुत अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि इस पर प्री पर क्वेश्चन आते हैं, उसको सॉल्व करना पड़ता है कि भरण पोषण से भिन्न डिक्री के निष्पादन में वेतन का प्रथम 1000 और शेष का 2/3 कुर्क नहीं किया जा सकता। अभी मैं सवाल भी पूछूंगा इस पर। सिविल प्रक्रिया संहिता उपबंधों के अंतर्गत वेतन के प्रभाग की पूर्ति अधिकतम अवधि के लिए जारी रहेगी 6 महीना, 12 महीना, 24 महीना कि 36 महीना? क्या ऑप्शन सही? प्रीति सिंह, हाँ वेरी गुड। 24 महीने तक जारी रहेगी, फिर कम से कम 12 महीनों का गैप, फिर उसके बाद दिया जाएगा, तो 24 महीने तक लगातार जारी रह सकती है। अगला सवाल है आपका ये, भरण पोषण की डिक्री के निष्पादन हेतु किसी व्यक्ति का वेतन किस सीमा तक कुर्क किया जा सकता है? प्रथम 1000 रुपए और बचे हुए का 1/3, प्रथम 1000 रुपए और बचे हुए का 2/3, वेतन का 2/3 और वेतन का 1/3 कुर्क किया जा सकता है। कितना? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वेतन का 1/3। अरे सॉरी, हाँ, वेतन का 2/3, वेतन का 2/3। अब मैं इसी पर सवाल पूछता हूं आप लोगों से, घबराइए नहीं। अब अगर क्वेश्चन आपके सामने है, हाँ सी होगा, आपके सामने क्वेश्चन है कि अगर किसी जो निर्णित ऋणी है उसकी सैलरी 1000 रुपए है और उसकी सैलरी को कुर्क करने का आदेश दिया जाता है जो भरण पोषण से भिन्न डिग्री है, भरण पोषण से भिन्न डिग्री के एग्जीक्यूशन में उसका 1000 रुपए, अगर मान लीजिए 1000 बहुत कम सैलरी लग रही है, कम से कम 10,000 कर दे, तो 10,000 रुपए अगर सैलरी है तो उसमें से कितना कुर्क किया जा सकता है? 10,000 में से कितना कुर्क हो जाएगा और कितना बचेगा? बताइए।
कितना कुर्क किया जा सकता है? मेरा प्रश्न समझ गए? अब इसका जवाब दीजिए कि सैलरी अगर 10,000 है, भरण पोषण से भिन्न डिग्री के एग्जीक्यूशन में कितना कुर्क 10,000 में से किया जा सकता है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सब तो बता ही दे रहे हैं, तो काहे की कंफ्यूजन? फिर तो सब क्लियर है कि प्रथम 10,000 में से प्रथम 1,000 निकाल देंगे। 10,000 में से प्रथम 1,000 निकाल देंगे, बचेगा 9,000। अब कहता है जो शेष बचा है उसका 2/3 2/3 करेंगे तो ये हो जाता है 6,000। मतलब 6,000 और ये 1,000 कुर्क नहीं किया जा सकता, मतलब 7 नहीं किया जाएगा 10 में से, तो बचा कितना? 3,000। 3,000 कुर्क कर सकते हैं। चलिए सब तेज। निम्न मामले में न्यायालय कमीशन जारी नहीं कर सकता: किसी व्यक्ति की परीक्षा के लिए, लेखाओं के परीक्षण के लिए, विभाजन के लिए, डिक्री के निष्पादन के लिए। कौन से मामले में कमीशन जारी नहीं किया जा सकता? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, डिक्री के एग्जीक्यूशन के लिए कमीशन नहीं जारी किया जाता। एक बात, ये बात लिखी कहाँ है? तो सेक्शन 75 में वो ग्राउंड लिखे गए हैं जिन परिस्थितियों में कमीशन जारी किया जा सकता है। तो 7 ऐसी परिस्थितियां हैं जिसमें कमीशन जारी हो सकता है। कौन कौन से हैं? किसी व्यक्ति की परीक्षा के लिए, स्थानीय अन्वेषण के लिए, लेखाओं की परीक्षा तथा उनका समायोजन करने के लिए, विभाजन करने के लिए, वैज्ञानिक तकनीकी विशेषज्ञ अन्वेषण करने के लिए, शीघ्र तथा क्षयशील संपत्ति के विक्रय के लिए, और कोई अनुसूचीय कार्य करने के लिए। तो ये सेक्शन 75 में है। अब आप बताइए इसके लिए आर्डर कौन सा पढ़ना होता है? आर्डर कौन सा है कमीशन के संबंध में? सेक्शन तो 75 है, ऑर्डर ये हुई न बात। अखिलेश सैनी, अमन अवस्थी, रोशनी, रेनू और भी बच्चे सारे, हाँ बिल्कुल, ऑर्डर नंबर 26 में इसके लिए प्रोसीजर पूरी बताई गई। अच्छा, सीआरपीसी में कमीशन कौन सी धारा के अंतर्गत जारी होता है? कमीशन कौन से सेक्शन में जारी होता है सीआरपीसी में? ये आपका सीआरपीसी है सेक्शन 284 के अंतर्गत जारी होता है। हो रहे हैं प्रीति, हो तो रहे हैं। निम्न में से गलत कथन बताइए क्या है? कहता है कि सिविल न्यायालय लेखा की परीक्षा करने के लिए कमीशन जारी कर सकता है, सिविल न्यायालय अनुसूचीय कार्य करने के लिए कमीशन जारी कर सकता है, सिविल न्यायालय डिक्री के निष्पादन हेतु कमीशन जारी कर सकता है, सिविल न्यायालय विभाजन करने हेतु जारी कर सकता है। ये आपका है गलत कथन बताना है तो सेक्शन नंबर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डिक्री के निष्पादन के लिए कमीशन जारी कर सकता है। सब याद है, बदमाशी खाली आप लोग करते हैं।
केंद्रीय सरकार के विरुद्ध किए गए वाद में प्रतिवादी के रूप में नामित किया जाने वाला पदाधिकारी कौन होगा? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संबंधित विभाग का मंत्री कि भारत संघ? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भारत संघ। नहीं तो अगर वैसे तो बहुत याद है, अगर मान लीजिए कुछ चीजें याद होने में प्रॉब्लम आ रही है तो पता है आपको कृपा कहां से रुक रही है। गुरु को भोजन नहीं करा रहे हैं आप, गुरु को आदर पूर्वक भोजन कराइए, इससे आपके ऊपर जो कृपा कहीं रुकी हुई है वो कृपा तुरंत बरसने लगेगी। आप लोगों को वो पता है चीज लेकिन फिर भी नहीं करते हैं। तो ये है भारत संघ। कहां बताया गया? ये सेक्शन 79 में बताया गया। सेक्शन 79 में बताया गया है कि वो पार्टी के नाम पर स्टेट होगा, वो राज्य का नाम होगा या फिर यूनियन ऑफ इंडिया होगा। नहीं, कल डन मत करिए अभी, क्योंकि इधर थोड़ी व्यस्तता ज्यादा है। निर्मल बाबा कभी कभी मुझे बड़े अच्छे लग जाते हैं, कभी कभी अच्छे नहीं लगते, लेकिन कभी कभी उनकी बातें बड़ी अच्छी लग जाती हैं। अच्छा, आना होगा तो बताएंगे, अभी ऐसे मैं मजाक करता हूँ, आप लोग सीरियस हो जाते हैं। जिसको आने का मन होगा ना वो सोशल मीडिया पर बैठ के, यूट्यूब पर बैठ के थोड़ी कहेगा, आप लोग भी समझते नहीं। अरे जिसको आना होगा तो दूसरे तरीके से कहेगा, या फिर आप कहेंगे भी तो भी नखरे करेगा। सेक्शन 80 का प्रावधान क्या है? आज्ञापक है, निर्देशात्मक है, विवेकाधीन है, उसमें से कोई नहीं। ये कहने का मतलब ये है कि सेक्शन 80 में कहा गया है ना कि सरकार के अगेंस्ट अगर आपको केस फाइल करना है तो आपको नोटिस देना होगा। वो भी कितना पहले? 2 महीने पहले नोटिस देना होगा। कितना पहले? 2 महीने पहले नोटिस देना होगा। अब इसी चीज के बारे में कहता है कि क्या सेक्शन 80 के प्रोविजन जो है वो मैंडेटरी है? यस, मैंडेटरी है। बिना नोटिस दिए आप कर ही नहीं सकते। और मैं बताऊंगा इसमें और भी बातें, हो सकता है ये हो इसमें। रेलवे से संबंधित वाद में वादी या प्रतिवादी के रूप में नामित किया जाने वाला प्राधिकारी कौन सा होगा? कौन होगा? उस रेलवे का प्रधान प्रबंधक, केंद्रीय सरकार का सचिव, जिले का कलेक्टर कि स्टेशन मास्टर? ये होता है मैनेजर। रेलवे का प्रधान प्रबंधक को नोटिस दी जाती है। ये सेक्शन 80 के 1A में बताया गया होगा कि किसको नोटिस दी जाएगी। तो नोटिस किस प्राधिकारी को दी जाएगी? ये 80 के 1A में है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए तो आया ना, इसी वजह से मैंने एक्सप्लेन नहीं किया था कि सीपीसी के सेक्शन 80 के अंतर्गत जो नोटिस दी जाती है वो उस कितने समय के भीतर नोटिस दी जानी जरूरी है? 3 महीने, 2 महीने, 1 महीने, 4 महीने? इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? हाँ, ये 2 महीने पहले नोटिस दी जाएगी। ये देखिए आपका अगला प्रश्न है आपके लिए कि राज्य या केंद्र शासन के विरुद्ध वाद संस्थित के लिए सही कथन अंकित कीजिए। प्रत्येक दशा में 2 माह की अग्रिम सूचना देना जरूरी है। न्यायालय की अनुमति पर बिना नोटिस दिए वाद लाया जा सकता है। वाद संस्थित करने के साथ साथ नोटिस दिया जा सकता है। केवल विशेष परिस्थितियों में सूचना देना आवश्यक होता है। ये देखिए आपका आंसर है। क्वेश्चन है थोड़ा गलत है, लेकिन फिर भी अब इसी में से बेस्ट क्वेश्चन खोजना होगा। इसी में से बेस्ट ऑप्शन खोजिए। मैं बता दूं तो सही ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा था कि ये मैंडेटरी है, बिना नोटिस दिए नहीं किया जा सकता।
अब आप कहेंगे सर हमने तो पढ़ा है बिना नोटिस के भी होता है, बिल्कुल बिना नोटिस के होता है, लेकिन कोर्ट की अनुमति से बिना नोटिस के हो जाना सही जवाब नहीं है। हाँ, सही जवाब इसलिए नहीं है क्योंकि वहां आपको ये बात साबित करना पड़ता है कि अर्जेंट और इमीडिएट वाले मामलों में, मतलब उसको क्या कहते हैं, शीघ्र अनुतोष प्रदान करने वाले मामलों में कोर्ट की परमिशन से किया जा सकता है। तो ये बात प्रूफ करनी होती है कि ये इमीडिएट रिलीफ का मामला है। हाँ, वही तो मैं बता रहा हूँ प्रीति ना कि अर्जेंट और इमीडिएट रिलीफ का अगर मामला है तब कोर्ट से परमिशन लेके किया जा सकता है, लेकिन अगर वो अर्जेंट और इमीडिएट रिलीफ का मामला नहीं है तो कोर्ट नहीं परमिशन दे सकती। हाँ शमशाद जी, नहीं तो लीगल नोटिस सिर्फ यही नहीं है, लीगल नोटिस यहां पर इस बात के लिए है कि जब गवर्नमेंट के अगेंस्ट केस फाइल करना है, कोई व्यक्ति विदेशी राज्य पर वाद ला सकता है राज्य सरकार की सहमति से, केवल केंद्र सरकार की सहमति से, केंद्र या राज्य सरकार की सहमति से, भारत के राष्ट्रपति की सहमति से। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केंद्र सरकार की सहमति से। एक विदेशी सरकार पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, दीवानी न्यायालयों की शक्तियों पर बिना किसी बंधन के मुकदमा चलाया जा सकता है। इस प्रतिबंध के साथ मुकदमा दायर हो सकता है कि केंद्र सरकार ने मौखिक सहमति न्यायालय को प्रदान कर दिया हो। इस प्रतिबंध के साथ मुकदमा हो सकता है कि अगर केंद्र सरकार के सचिव ने लिखित सहमति का सर्टिफिकेट जारी किया गया। क्या आंसर सही लग रहा है? ये है आपका, ये जो है ना बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर डी ही है, और ये सेक्शन नंबर 86 है। बेटा देखिए क्लास कब तक चलेगी ये तो आप लोग बताएंगे, जब कहेंगे तो मैं बंद कर दूंगा। वैसे मेरे दिमाग में है कि इस पीडीएफ में कुल 100 क्वेश्चन रखे हैं और अभी हम लोग 71 क्वेश्चन ये सॉल्व किए, तो मतलब 29 क्वेश्चन अभी भी हैं इसमें। और चूंकि टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि हम लोग एक्सप्लेन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अति आवश्यक तथा तात्कालिक राहत के उन मामलों में जहां सीपीसी की धारा 86 के अधीन मुकदमे की जांच पड़ताल से नोटिस दिए जाने की अनिवार्यता से छूट दी गई, किसी भी प्रकार की अंतरिम या कोई अन्य एक तरफा राहत नहीं दी जा सकती। साधारण तौर पर अंतरिम या अन्य एक तरफा राहत दी जा सकती है। कुछ निश्चित परिस्थितियों में अंतिम तथा अन्य कोई एक तरफा राहत दिया जाने की संभावना हो सकती है। ए या सी दोनों। इसका सही ऑप्शन है किसी भी प्रकार की अंतरिम या कोई अन्य एक तरफा राहत नहीं दी जा सकती। एक्सप्लेन मींस, हाँ बेटा इसीलिए कर रहे हैं ना कि रिवीजन करने हैं, तो रिवीजन में थोड़ी थोड़ी चीजें डिस्कस करती हुई जाकर, ये है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है ये, और ये क्वेश्चन है कि अंतराभिवाचीवाद जिसे हम इंटरप्लीडर सूट कहते हैं, इंटरप्लीडर सूट किस धारा में है? 90, 88, 89, 91। ये है सेक्शन 88 में, और सेक्शन 88 के साथ साथ आर्डर नंबर 35 में पढ़ते हैं। और इंटरप्लीडर सूट होता क्या है? इंटरप्लीडर सूट का मतलब ये होता है कि किसी एक्स के पास कोई प्रॉपर्टी है और ये प्रॉपर्टी इसकी खुद की नहीं है, लेकिन वो ईमानदारी से उस व्यक्ति को देना भी चाहता है जो उसका मालिक है, लेकिन उस पर दावा वाई, जेड और ए फलाना ढिमकाना कई लोग कर रहे हैं। अब ये सोचता है कि हम उसको सही आदमी को दें और इसको रख रखाव में जो मेरा खर्चा हुआ है वो हमको दे मिल जाए। इसलिए ये कोर्ट में इस बात के निर्धारण के लिए कि इसका वास्तविक स्वामी कौन है,
एक सूट फाइल करता है। इस सूट को ही इंटरप्लीडर सूट कहते हैं। आर्ट सेक्शन 88 ऑर्डर नंबर 35। एक अंतराभिवाचीवाद में दावेदारों द्वारा संपत्ति के बारे में एक दूसरे के प्रतिकूल दावा होता है। मात्र एक दावेदार द्वारा संपत्ति के बारे में एक दूसरे के प्रतिकूल दावा होता है। दावेदारों द्वारा संपत्ति में सभी सामान्य हित का दावा कर होता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दावेदारों द्वारा संपत्ति के एक दूसरे के प्रतिकूल दावा होता है। इंटरप्लीडर सूट से संबंधित प्रोविजन हैं कहां? ऑर्डर 34 में, सेक्शन 88 में, ऑर्डर 35 में, बी और सी दोनों में। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी है, दोनों में। आभूषणों का एक बॉक्स अपने अभिकर्ता के रूप में ब के पास निक्षिप्त करता है। स का अभिकथन कि आभूषण अ ने उसे सदोषतः अभिप्राप्त किए थे और वह उन्हें ब से लेने का दावा करता है। यहाँ पर ब अ के विरुद्ध अंतराभिवाचीवाद दायर कर सकता है, स के विरुद्ध अंतराभिवाचीवाद दायर कर सकता है, और अ और स दोनों के विरुद्ध अंतराभिवाचीवाद कर सकता है, और स दोनों के विरुद्ध अंतराभिवाचीवाद दायर नहीं कर सकता। क्या सही है? ऑप्शन नंबर डी है, नहीं कर सकता, क्योंकि एजेंट अपने मालिक पर अंतराभिवाचीवाद प्रदर्शित नहीं कर सकता। उसका मूल कारण ये है क्योंकि एविडेंस एक्ट के सेक्शन 116 के अंतर्गत कुछ ऐसे रिलेशन होते हैं जिसमें स्टोपेल होता है। तो वही सिद्धांत यहां भी लागू होता है, हालांकि 116 अचल संपत्ति के संबंध में, लेकिन सिद्धांत वही लागू होता है कि जब एक व्यक्ति ने तुमको चीज दी और तुम्हारे और उसके बीच एजेंट और प्रिंसिपल का रिलेशन बन गया, तो पूरी लाइफ वो, जब तक वो रिलेशन खत्म ना हो जाए, तुम उस हक से इनकार नहीं कर सकते। तो ये इसीलिए एजेंट अपने प्रिंसिपल पर इंटरप्रीटर सूट फाइल नहीं कर सकता। और ये बात कहां बताया गया है? तो ये ऑर्डर नंबर 35 के रूल नंबर 5 के अंतर्गत हो सकता है। अच्छा, दो बातें इसमें ध्यान रखना है कि इंटरप्लीडर सूट कब फाइल नहीं किया जा सकता। कहता है ना, दो परिस्थितियों में। एक तो अगर पहले ही कोई सूट पेंडिंग है उस प्रॉपर्टी को लेके, जिसमें पार्टी के राइट बड़े कायदे से डिटरमाइन किए जा सकते, तो ऐसे मामलों में इंटरप्लीडर सूट फाइल नहीं हो सकता। और दूसरा वही कि एजेंट अपने मास्टर पर इंटरप्लीडर सूट फाइल नहीं कर सकता। उच्चतम न्यायालय द्वारा वैकल्पिक विवाद निस्तारण प्रक्रियाओं तथा सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 89 से संबंधित विधि घोषित की गई। दिनेश कुमार बनाम यूसुफ अली के मामलों में, पढ़ लीजिए केस का नाम। ये है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। व्यवहार प्रक्रिया संहिता 89 के अधीन न्यायिक निपटारे शब्द को मीडिएशन शब्द से किस दृष्टांत में प्रतिस्थापित किया गया है?
ऑप्शन नंबर सी है, मेसर्स एफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड एवं अन्य बनाम मेसर्स चेनियर वार्की कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। सीपीसी की सेक्शन 89 प्रावधान करती है किस बात का कि न्यायालय के बाहर विवादों का निपटारे का, किसी विशेषज्ञ के से राय मांगने का, राय प्राप्त करने हेतु कमीशन जारी करने का, तो उपरोक्त में से कोई नहीं। 89 किस बात के लिए बात करता है? ये कहता है न्यायालय के बाहर मामले को निपटाने के संबंध में, है ना, मीडिएशन हो सकता है, कंसिलिएशन हो सकता है, लोक अदालत हो सकता है। ये करता कब है, ये कोर्ट करती कब है? जब कोर्ट के सामने कोई ऐसा मामला आता है जिसमें कोर्ट को लगता है अरे ये तो बेमतलब की बात है, मतलब ये कि उसको लगता है कि ये तो आपस में सुलझा सकते हैं, इसके लिए 10 साल 20 साल वाली प्रक्रिया क्यों अपनाई जाए, तो वो रिफर कर सकता है कि आप लोग जाइए और इस झगड़े को कोर्ट से बाहर निपटाइए। यह है वैकल्पिक विवाद समाधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसका समाधान नहीं हो सकता? ऐसा सिविल वाद जिसकी विषय वस्तु अचल संपत्ति हो, राशि की वसूली के लिए लाया गया सिविल वाद, हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत लाया गया सिविल वाद, और समनीय प्रकृति का दांडिक प्रकरण। ठीक है, किसका समाधान नहीं हो सकता वैकल्पिक विवाद के अंतर्गत? क्या है? असमनीय प्रकृति का दांडिक प्रकरण जो होता है वो इसमें कैसे होगा? वो भी असमनीय प्रकृति का। अच्छा चलिए बताइए, समनीय मामले सीआरपीसी के कौन सी धारा में बताए गए? कंपाउंडेबल ऑफेंसेस के बारे में कहां चर्चा की गई? कंपाउंडेबल ऑफेंसेस के बारे में सीआरपीसी के सेक्शन 320 में चर्चा की गई। वेरी गुड। क्लास 1 और क्लास 2 विदाउट द परमिशन ऑफ कोर्ट क्लास 1 और विद द परमिशन ऑफ कोर्ट क्लास 2। लोक न्यूसेंस की दशा में घोषणा और व्यादेश के लिए वाद संस्थित किया जा सकता है। लोक न्यूसेंस की दशा में घोषणा और व्यादेश के लिए वाद संस्थित किया जा सकता है दो व्यक्तियों द्वारा न्यायालय की अनुमति से, दो व्यक्तियों द्वारा जिन्हें महाधिवक्ता की मौखिक सहमति प्राप्त हो, दो व्यक्तियों द्वारा जिन्हें महाधिवक्ता की लिखित सहमति प्राप्त की हो, दो व्यक्तियों द्वारा जिन्हें लोक न्यूसेंस के कारण विशेष नुकसान कारित नहीं हुआ है। एक लोक न्यूसेंस के लिए दो या अधिक व्यक्तियों द्वारा न्यायालय की अनुमति से। है ना, ये बात कहां बताई गई है? पब्लिक न्यूसेंस के लिए सूट फाइल करने से संबंधित प्रोविजन कहां है? सेक्शन 91 में। दो परिस्थितियां उसमें बताई गई। एक तो कहता है कि दो या अधिक व्यक्तियों द्वारा न्यायालय की अनुमति से, एक बात। दूसरी बात है कि महाधिवक्ता द्वारा। तो जो महाधिवक्ता करेगा तो उसे कोर्ट से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। नहीं, ये एकदम अलग हो जा रहा है बेटा। सीपीसी के कौन सी धारा के अंतर्गत लोक खैरात के संबंध में प्रावधान किया गया है? 90 और 91, 92 और 93, 94, 95, 96, 100, 92 और 93। सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 92 के अंतर्गत संस्थित वाद में निम्नलिखित में से कौन सा सही? 92 वाले मामले में दो या अधिक व्यक्तियों द्वारा वाद संस्थित किया जा सकता है।
महाधिवक्ता द्वारा वाद को संस्थित किया जा सकता है। वाद लोकपूत कार्यों से संबंधित हो, उपयुक्त सभी। इसका ऑप्शन हो जाएगा सभी। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किसको सीपीसी की धारा 94 के अंत में जिसका संबंध अनुपूरक कार्रवाइयों से स्थान नहीं मिला है, सेक्शन 94 के अंतर्गत किस चीज को जगह नहीं मिली है? निर्णय पूर्व गिरफ्तारी है, निर्णय पूर्व जब्ती है, अस्थायी व्यादेश है कि निष्पादकों की नियुक्ति? क्या है? इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब निर्णय पूर्व गिरफ्तारी भी है, निर्णय पूर्व जब्ती भी है, अस्थायी व्यादेश भी है, लेकिन निष्पादकों की नियुक्ति नहीं है। रिसीवरों की नियुक्ति है, रिसीवर की नियुक्ति। अच्छा यार, नेक्स्ट। अब ये सप्लीमेंट प्रोसीडिंग जो आप देख रहे हैं ना यहाँ पर 94 में, अब यही 94 में जब जाता है वहां पर तो निर्णय पूर्व गिरफ्तारी ऑर्डर नंबर 38 में आप पढ़ते हैं, निर्णय से पहले कुर्की ये भी ऑर्डर नंबर 38 में ही पढ़ते हैं, टेम्पोररी इंजंक्शन ऑर्डर नंबर 39 में पढ़ते हैं, रिसीवर की नियुक्ति ऑर्डर नंबर 40 में पढ़ते हैं। तो ये सब उसको प्रैक्टिकल पार्ट जो होता है वो ऑर्डर में जाके मिलेगा। आज हम लोग सेक्शन कर रहे हैं, अगर संभव हुआ तो कल हम लोग ऑर्डर वाला पार्ट करेंगे। आज सेक्शन वाला पार्ट करके छोड़ देंगे आज की क्लास, ऑर्डर वाला पार्ट हम लोग कल कर लेंगे। सिविल प्रक्रिया संहिता के निम्नलिखित में से कौन सी अनुपूरक कार्रवाई नहीं है? रिसीवर की नियुक्ति, अस्थायी व्यादेश, निर्णय पूर्व गिरफ्तारी अंकुर की, अस्थायी व्यादेश अनुदत्त करना, स्थायी व्यादेश अनुदत्त करना। सही ऑप्शन क्या है? ये, क्योंकि ये कार्यवाही नहीं हुई। सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग है ना, तो उसमें टेम्पोररी काम किए जाएंगे और टेम्पोररी काम में ये सारी चीजें होती हैं। पर परपेचुअल इंजंक्शन जो होता है वो उसके बारे में एसआरए में जारी होता है, यहाँ पर ये टेम्पोररी इंजंक्शन जारी होता है। पक्षकारों की सहमति से न्यायालय द्वारा पारित डिक्री आज्ञप्ति के विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती, यह उपबंधित है सिविल प्रक्रिया संहिता के 96 में, सीपीसी के 96(2) में, सीपीसी के 96(3) में, सीपीटी के 96(4) में। पक्षकारों की सहमति से न्यायालय द्वारा पारित डिक्री की अपील नहीं की जा सकती। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 96 के क्लास नंबर 3 कहा गया है कि कंसेंट डिक्री की अपील नहीं होती। एक्स पार्टी डिक्री की अपील होती है लेकिन कंसेंट डिक्री की अपील नहीं होती। अगला प्रश्न है कि अपील करने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, निहित अधिकार है कि इनमें से सभी? अपील करने का अधिकार क्या है? देखिए यहां पर आपको नहीं, लेट नहीं, बहुत लेट हो गई, बहुत लेट इसको कहते हैं। अब हम लोग केवल 12 प्रश्न या 13 प्रश्न और करेंगे। ये क्या है? मौलिक अधिकार नहीं है, संवैधानिक अधिकार भी नहीं है, ये निहित अधिकार लिखा है भले, इसको हम विधिक अधिकार कहते हैं ना, स्टैट्यूटरी राइट कहते हैं। स्टैट्यूटरी राइट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, यदि किसी वाद में कपट, मिथ्या व्यपदेशन तथा भूल द्वारा किसी पक्षकार की सहमति प्राप्त करके पक्षकारों के मध्य समझौता हुआ तथा पक्षकारों की सहमति से आज्ञप्ति पारित की गई हो, तब पीड़ित पक्षकार ऐसी आज्ञप्ति को निरस्त कराने हेतु नीचे दिए गए विकल्पों में से किस का विकल्प चुन सकता है?
कपट या मिथ्या व्यपदेशन द्वारा ये सारी चीज हुई है, तो कैसे कर सकता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अपील के माध्यम से। नाइन्टी 96 के अंतर्गत निम्न में से किसके विरुद्ध अपील की जा सकती है? प्राथमिक डिग्री की, कि मूल डिग्री की, द्वितीयक डिग्री की, कि कोई नहीं? किसकी अपील की जा सकती है? तो अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिग्री है। 96 से लेकर 99 तक के जो प्रोविजन है वो ओरिजिनल डिग्री से ही अपील में लागू होते हैं। अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिग्री। सीपीसी के अंतर्गत पारित प्रारंभिक आज्ञप्ति को बिना अंतिम आज्ञप्ति हेतु प्रतीक्षा किए अपील में चुनौती दी जा सकती है। केवल तभी चुनौती दी जा सकती है जबकि अपील में अंतिम आज्ञप्ति को चुनौती दी जा रही हो। अपील में चुनौती नहीं दी जा सकती। 115 सीपीसी के अंतर्गत परिहार में चुनौती दी जा सकती। क्या सही? ऑप्शन नंबर ए, बिना अंतिम डिग्री की प्रतीक्षा किए अपील में चुनौती दी जा सकती है। बिल्कुल, मतलब प्रारंभिक डिग्री की भी अपील हो सकती है। नेक्स्ट है कि उच्च न्यायालय के अधीनस्थ किसी न्यायालय द्वारा अपील में पारित प्रत्येक डिग्री की धारा 100 सीपीसी के अंतर्गत द्वितीय अपील उच्च न्यायालय में हो सकेगी यदि अंतर्वलित है। मतलब सेकेंड अपील हो सकती है किस आधार पर? ये ऑप्शन नंबर डी हो जा रहा है, विधि का सारवान प्रश्न, यानी सब्सटेंटिव क्वेश्चन ऑफ लॉ, है ना, सब्सटेंटिव क्वेश्चन ऑफ लॉ। अब ये सब्सटेंटिव क्वेश्चन ऑफ लॉ के संबंध में एक केस है जिससे हम चुन्नीलाल मेहता की केस कहते हैं। चुन्नीलाल मेहता के केस में ये बताया गया था कि सब्सटेंटिव क्वेश्चन ऑफ लॉ क्या है। तो संक्षेप में यही समझ सकते हैं कि सब्सटेंटिव क्वेश्चन ऑफ लॉ का मतलब ये होता है कि लॉ का कोई ऐसा क्वेश्चन जिस पर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का कोई डिसीजन नहीं और इस मामले के लिए वो बहुत जरूरी है और जिसका प्रभाव केवल इस पर नहीं बल्कि अन्य लोगों पर भी पड़ेगा। निम्न में से कौन सा द्वितीय अपील पर एक वाद है? सेकेंड अपील पर कौन सा है? मदन लाल बनाम बालकृष्ण, सुधीर जी आंगूर बनाम एम संजीव, शिवदान सिंह बनाम दरियाव कुंवर, हर्षद चिमन लाल मोदी बनाम डीएलएफ यूनिवर्सल लिमिटेड। ये है ऑप्शन नंबर ए, मदन लाल बनाम बालकृष्ण की केस है सेकेंड अपील पर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, बहुत आसान है कि सीपीसी के धारा 100 के अंतर्गत द्वितीय अपील उच्च न्यायालय में निम्न किस आधार पर की जा सकती है? तथ्य के प्रश्न पर, विधि के सारवान प्रश्न पर, तथ्य और विधि दोनों के प्रश्न पर, विधि और तथ्य के मिश्रित प्रश्न पर। ये तो बात हो चुकी है ना हम लोग, विधि के सारवान प्रश्न। देखिए आज तो हम लोग ये कर ले रहे हैं और कल ऑर्डर वाला पार्ट कर लेंगे, ठीक है ना। और ये भी मैं बता दूं कि राय जुडिशियल क्लासेस का एक यूट्यूब चैनल है, राय जुडिशियल क्लासेस। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ये वाईटी चैनल है। और हो सकता है कि इस महीने के बाद हमारी जब भी मुलाकात हो तो इसी चैनल पर हो, और इस चैनल पर जिस पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं हो सकता है कि सिर्फ इस महीने तक ही मुलाकात हो पाए, तो उसको कर लीजिएगा ताकि संपर्क में बने रहें। ठीक, हाँ, इस नाम का एक ऐप भी है, आप इसको भी कर सकते हैं, जो गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ये बात हो गई हम लोगों की
कि विधि के सारवान प्रश्न पर नेक्स्ट है कि उच्च न्यायालय द्वितीय अपील सुनवाई हेतु किस आधार पर प्रस्तुत की जाएगी? एक पक्षीय पारित अपीलीय डिक्री से, विधि एवं तथ्य के सारभूत प्रश्न से, उच्च न्यायालय के समाधान होने से, जिला न्यायाधीश की प्रत्येक अपीलीय डिक्री से। ठीक है, उच्च न्यायालय द्वारा द्वितीय अपील किस आधार पर की जाती है? एक पक्षीय पारित अपीलीय डिक्री से, मतलब एक्स पार्टी डिक्री की अपील, एक्स पार्टी डिक्री की अपील जो है होती है, सेकेंड अपील भी होती है। लेकिन यहाँ पर क्या, विधि एवं तथ्य के सारभूत प्रश्न नहीं, तथ्य के प्रश्न पर अपील सेकेंड अपील नहीं होती, विधि के प्रश्न पर। ऐसी किसी डिक्री के विरुद्ध द्वितीय अपील पेश नहीं की जा सकेगी जहां पर मूल वाद में धन की वसूली की राशि निम्न राशि से अधिक नहीं। सेकेंड अपील नहीं हो सकती अगर धन की वसूली इतने रुपए से अधिक नहीं है, 10,000, 5,000, 25,000, 30,000। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर बी है 25,000। यानी सेक्शन 102 ये बताता है सीपीसी का 102 बताता है कि अगर बात 25,000 रुपयों से कम के लिए है तो उसकी अपील नहीं होगी, सेकेंड अपील नहीं। सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 104 के अंतर्गत अपील की जा सके। 91 के अंतर्गत दावा करने की इजाजत न देने वाले आदेश के विरुद्ध, 95 के अंतर्गत प्रतिक्रिया के आदेश के विरुद्ध, 92 के अंतर्गत और उपयुक्त सभी आदेशों के विरुद्ध। बिल्कुल, ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी आदेशों के विरुद्ध 104 के अंतर्गत अपील की जा सकती है, मतलब आदेशों की अपील की जा सकती है। निम्नांकित में से कौन अपीलीय न्यायालय की शक्तियों में सम्मिलित नहीं है? मामले का अंतिम रूप से अवधारण, वाद का नए सिरे से विचार, मामले का प्रतिप्रेषण, अतिरिक्त साक्ष्य को लेना। निम्नलिखित में से कौन अपीलीय न्यायालय की शक्तियों में सम्मिलित नहीं है? अंतिम रूप से, नए सिरे से विचार, प्रतिप्रेषण करना, साक्ष्य लेना। इसका ऑप्शन हो जाएगा नए सिरे से विचार नहीं करता है। ऑप्शन नंबर ये है, नए सिरे से विचार। और ये बात कहाँ है? 107। आगे बढ़ते हैं। अपीलीय न्यायालय के अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही नहीं है? कौन सी बात सही नहीं है? अपीलीय न्यायालय को मामले को अंतिम रूप से विनिश्चय करने का अधिकार है। अपीलीय न्यायालय को मामले को रिमांड करने का अधिकार है। अपीलीय न्यायालय को अतिरिक्त साक्ष्य लेने का अधिकार है। अपीलीय न्यायालय को वाद विरचित कर उन्हें विचारण के लिए भेजने का अधिकार है। कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी कह रहा कि अतिरिक्त साक्ष्य लेने का अधिकार नहीं है। ये बात गलत हो जाएगी ना, अतिरिक्त साक्ष्य लेने का अधिकार तो है ही नहीं है, पे ध्यान नहीं दिया था। कनिका सिंघल शुरू में आई थी, फिर चली भी गई।
अपील न्यायालय को अतिरिक्त साक्ष्य लेने का अधिकार नहीं है, ये बात गलत है। चलिए अब सिर्फ और सिर्फ इसके बाद 2 प्रश्न और रह जाएंगे हम लोगों के। नहीं, इसके बाद एक प्रश्न रह जाएगा। यदि न्यायालय संतुष्ट है कि उसके सामने लंबित वाद में किसी अधिनियम की वैधानिकता का प्रश्न अंतर्ग्रस्त है, तो उसे क्या करना चाहिए? यदि न्यायालय संतुष्ट है कि उसके सामने लंबित वाद में किसी अधिनियम की वैधानिकता का प्रश्न, क्या करना चाहिए? अधिनियम की वैधानिकता का निपटारा करना चाहिए, उच्च न्यायालय को निर्देशित कर देना चाहिए, उच्च न्यायालय द्वारा पुनरीक्षण किया जाना चाहिए, उच्चतम न्यायालय की राय के लिए भेज दिया जाना चाहिए। सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उच्च न्यायालय के लिए निर्देशित कर देना चाहिए। और ये बात आपको निर्देश से संबंधित प्रावधान आपको सेक्शन 113 में मिलेगा। और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है कि पुनर्विलोकन संधारणी है केवल जब अपील का प्रावधान है और कोई अपील प्रस्तुत नहीं की गई, केवल जब अपील अनुज्ञात नहीं है, जब अपील का प्रावधान है और कोई अपील प्रस्तुत नहीं की गई है, एवं अपील अनुज्ञात नहीं है, दोनों सही है। न तो जब अपील का प्रावधान है और कोई अपील प्रस्तुत नहीं की गई, या न तो अपील अनुज्ञात है। पुनर्विलोकन कौन से मामलों में होता है? जब अपील का प्रावधान है और अपील प्रस्तुत नहीं की गई हो, या फिर अपील होती ही नहीं। इन दोनों ही परिस्थितियों में पुनर्विलोकन किया जा सकता है। ठीक। सी, ये बात ध्यान रखिएगा कि पुनरीक्षण जिसमें होता है उसमें अपील नहीं होती है। यूं कह सकते हैं कि जिसमें अपील होती है उसमें पुनरीक्षण नहीं होता, रिवीजन नहीं होता। लेकिन रिव्यू के साथ ऐसी समस्या नहीं है। रिव्यू उन मामलों में भी हो सकता है जिन मामलों में अपील होती है, लेकिन बस ये है कि अपील होती है लेकिन नहीं की गई, या फिर अपील होती ही नहीं। इन दोनों परिस्थितियों में रिव्यू हो सकता है। और रिव्यू के लिए कौन सा सेक्शन पढ़ते हैं? तो सेक्शन 114 पढ़ते हैं। और आर्डर कौन सा पढ़ते हैं? तो आर्डर नंबर 47 पढ़ते हैं। तो ये है पुनर्विलोकन के संबंध में बात। ठीक। तो आज का क्वेश्चन हमको लगता है हो गया खत्म। आज लास्ट था, अरे आज कह रहे हैं, ये क्वेश्चन लास्ट था आज के सेशन का। कल मिलेंगे हम लोग फिर से सुबह 9 बजे। तो फिर ढेर सारे क्वेश्चन फिर सॉल्व करेंगे, और सीपीसी के बाद कोई और सब्जेक्ट भी ले लेंगे साथ करने के लिए। समय रहता तो मैं आप लोगों का कोई माइनर करा देता, छत्तीसगढ़ वाला, जो आप लोग सोच रहे होंगे। लेकिन थैंक यू जेनी, शिव, संगीता, सुलेखा, संतोषी, ध्रुव, आयशा, शशि, अरे आप आए तो खुद ही इंटरेस्टिंग हो जाए। अब आते ही नहीं हैं आप, तो कैसे इंटरेस्टिंग होगी बताइए? आप लोगों से ही क्लास इंटरेस्टिंग होगी और आप लोगों से ही बोरिंग। वही तो कह रहा हूँ ऐसा जी कि समय होता तो मैं कराता, लेकिन इधर एक आध हफ्ते तो बिल्कुल नहीं कराऊंगा मैं, उसके बाद देखता हूँ। रेणु विश्वकर्मा को सादर नमस्ते। ठीक है, चलिए तो फिर बाय बाय, मिलते हैं कल की क्लास में। जाए ना? ठीक।